हेलो हेलो हेलो, आवाज़ जा रहा है क्या? दोस्तों आप हमें सुन पा रहे हैं? डायग्नोसिस, okay? So basically what we are studying in the etiology, what we are studying in the pathology, we will study first about the etiology, okay? Then there are stepwise mechanical changes, that is called as the pathogenesis, and then we will arrive at a proper judgment, proper answer, that is called as the डायग्नोसिस. नो प्रॉब्लम. आपको याद क्या रखना है इसमें? मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि बाप जो है पैथोलॉजी का वह है रुडोल्फ बिचरो. क्यों इसको पापा कहा गया? क्योंकि इन्होंने बताया कि जो सेल का, नए सेल का जो फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर के अंदर में, वो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से सेल है उसी से होता है. ठीक है. एंड स्टडी ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड एज द पैथोलॉजी. एंड व्हाट वी आर स्टडिंग इन द पैथोलॉजी, वी विल स्टडी अबाउट द इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड द डायग्नोसिस. नो प्रॉब्लम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, now coming to the disease, what is disease? Okay, there's no fun to telling what is disease, you already know, because आप भी बीमार पड़े होंगे कभी ना कभी, तो आपको पता है कि बीमारी एक्चुअली होता क्या है. सबसे पहला इसमें आपकी खुशी चली जाती है. So your happiness is lost. First of the main hallmark of the disease is you are basically not, you can say, comfortable with your present environment. That is called as a disease. That's why in the mental diseases, without having any physical trauma, patient is considered as a diseased person because they are emotionally distressed. So how can you define the disease? Disease is basically a deviation from the normal personality, from the normal function, physiological function. Got it? No problem. So you just define the disease. It is nothing. It is just a, it is just a deviation. What it is? It is a deviation from normal, you can say, physiological process or normal behavior process. No problem. Now coming to the type of disease. What are the types of disease? So for type of disease, you know that there are many diseases. Okay, and if you're talking about the causative agent, then disease बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है, प्रोटोजोआ के कारण हो सकता है, धूल मिट्टी से हो सकता है, एक छोटे से मक्खी से हो सकता है, छोटे से मच्छर से हो सकता है. डिजीज आपका गंदा पानी पीने से हो सकता है, सही से आप सोइएगा नहीं हो सकता है. मतलब क्या? मतलब डिजीज आपको हो जाता है. ठीक है, तो आप जीना नहीं छोड़ सकते हैं, जीना नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए. तो सबसे पहले टाइप ऑफ डिजीज में जो पहला डिजीज आता है, ओके, जो ये माइक्रो बैक्टीरिया ये सब के द्वारा होता है, इसको हम लोग को बोलते हैं इन्फ्लामेटरी डिजीज. राइट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बी सीरियस सम टाइम इन योर स्टडी, एंड इन नाइट वी आर सीरियस, यू नो. इन्फ्लामेटरी, okay, inflammatory diseases. This is the first classification. Write it down. Now second disease is called as the
डीजेनरेटिव डिजीजेस। मैं सीधा ब्रेन पे आता हूँ बिकॉज ब्रेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसी के कारण आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा दिमाग ख़राब तो मैं भी ये सब नहीं बोल पाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड डिजीज, जिसे बोला गया है डीजेनरेटिव डी ओके, द पेन इज नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड एज द degenerative diseases. Okay, I should change the color red. Okay, degenerative diseases. Okay, it's degenerative diseases, no problem. Now coming to the another class of disease, ओके, पहले हम जानते हैं कि डीजेनरेटिव डिजीज में पहले हम लोग करते क्या हैं। तो डीजेनरेटिव डिजीज के अंदर में एक्चुअली आपके नॉर्मल जो सेल का फिजियोलॉजी है, ठीक है, जो सेल का बायोकेमिकल यू कैन से स्टेटस है, ठीक है, उसमें धीरे धीरे स्लो डिटॉर्टिव प्रोग्रेशन होना। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, डिटॉर्टिव प्रोग्रेशन हो रहा है, मीन्स धीरे धीरे आपका वो सेल खत्म हो रहा है, इसीलिए इसको बोला गया डीजेनरेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज द डीजेनरेशन। एंड द वेल नोन एग्जांपल इज द अल्जाइमर डिजीज या पार्किंसन डिजीज, हटिंसन कोरिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। राइट इट डाउन fast. We don't have time, we are in a revision course. Write it down. The first degenerative disease is called as the Alzheimer disease. Okay, basically a problem of memory. Then second disease is called as the Parkinson's disease, basically problem in the memory. Then the third disease is called as the Hutchinson's chorea. Okay, it is also a motor problem disease. Now the fourth disease is called as the multiple sclerosis. Okay, it's also a demyelination of the neurons. So these are the four notable diseases. Are you understanding? Am I going fast? Yeah, respond in the chat. Am I going fast? No. Now the another class of disease, apart from having the inflammatory, okay, degenerative, we have one disease where we don't have any control, and that is called as the genetic disorders. Yeah, genetic disorder, actually it is not your fault, and I am not saying that is your father and mother fault. No, it's a nature gift. You should admire it. I mean, admire it in terms of you have to take it in a positive way. Okay, and we will see in our lecture series that there are certain therapy, okay, there are certain promising therapy which is basically चाहते हैं वो लोग कि आपको ठीक कर दे, जिसे हम लोग जीन थेरेपी के नाम से जानते हैं। दे आर वर्किंग बट दे आर एक्सपेंसिव। ओके, सो जेनेटिक डिजीज एक ऐसे कैटेगरी का डिजीज है जिसपे इंसान का कंट्रोल नहीं है, एक्चुअली जिसपे इंसान का कंट्रोल नहीं है। इट्स बेसिकली यू कैन से द basically the problem in your gene. Okay, basically a problem in your gene, no problem. So now write it down, the third category of disease which is study under the pathology, and that is called as the genetic diseases. That is called as the genetic diseases, no problem. Are you understanding? Now कुछ ऐसे बीमारी है जिसमें आप ही आपके दुश्मन हो जाते हैं। Yeah, you are guessing right, and that is called as the autoimmune diseases. That is called as the autoimmune diseases. Okay, तो थोड़ा सा खिचड़ी पक गया स्लाइड पे। For it I am apologizing just because the first time I am trying on the live using the slide. Okay, so just quickly revise. What is disease? It is basically a deviation from the normal personality. It is a deviation from the normal personality. Got it? No problem. Now the another thing is disease are classified broadly into the four group. The first is called as the inflammatory diseases. It is caused by the basically the microorganism and the you can say the some toxins. Got it? No problem. Now another class of disease which we are having is the degenerative disease. And what is here happening? यहाँ पे ये हो रहा है कि जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं वो धीरे धीरे डिटॉर्ट हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो मर रहे हैं। ठीक है, इट्स silent dying, it's the silent progressive death state. Got it? And the well known example is the, it can be asked in the MCQ, you should keep here the attention. The first example is the Alzheimer disease, problem with the memory formation. Then your Parkinson, problem with the motor function. Hutchinson's chorea, problem with the memory. Then you have the multiple sclerosis. These are the four well known degenerative diseases. This you just keep in your mind. Now coming to the autoimmune diseases, what is here happening? Your own cell is attacking. Okay, your own cell is attacking to your other cells, and that is called as the autoimmune diseases. Now cite the example. You should cite the example in the chat. I will see. Okay, no problem. Now talking about the cause.
what are the causes? Okay, now the cause, if we're talking about the cause, then there are certain, you can say, cause which is called as the physical factors, which is called as the physical factor. Okay, now I will erase it so that it will visible properly. Okay, I'm not going fast, no? This live class is understandable to you guys? Yeah. Okay, नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉज, कॉज क्या क्या हो सकते हैं? तो कॉज दो ही होते हैं मुख्य रूप से, किसी भी बीमारी का होने का कारण दो ही चीज़ है, ठीक है? एक तो आपका इन्वायरमेंट है, दूसरा है आपका जेनेटिक फैक्टर। मैंने पहले शुरू में बता दिया कि जेनेटिक फैक्टर कुछ इस तरह के फैक्टर हैं जिसके अंदर में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और बेसिकली ये क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज हैविंग द डिफेक्ट इन द क्रोमोसोम और हैविंग द डिफेक्ट इन द जीन, ठीक है? अच्छा, मैं एक बार आपका चैट पढ़ता हूँ। इसी यूनिवर्स पे हो तुम लोग? या ब्रदर, वी आर इन सेम यूनिवर्स। ओके 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 ओके, चलिए चलिए चलिए, स्किप मारो, इसका मतलब है मैं स्लो जा रहा हूँ क्योंकि ये फाइनल रिवीजन क्लास है। इसके बाद ये चैप्टर फिर से ओपन नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है आप लोगों के साथ। आप लोग बस खाली बने रहिए, ठीक है? तो जेनेटिक फैक्टर हम लोग समझ गए, बेसिकली प्रॉब्लम इन द जीन and a problem in the chromosome, and that is called a genetic factor. Cite the example. The first example is your sickle cell anemia. That's a well known example. You should write it down, or else I will write it. Sickle cell anemia, called as SCA. Okay, RBC से become the shrinkage just because of the problem in the chromosome. Got it? No problem. Then we have the well known example, the Down syndrome. Okay, the Klinefelter syndromes. These are called as the genetic diseases. Now coming to the environmental factor, what are the environmental factor? Yeah, so environmental factor is basically those factors which are present outside, okay, which are present outside the body. Under this, the first thing is called as the physical factors. Okay, और इस फिजिकल फैक्टर्स में आपके आते हैं रेडिएशन, आपके आते हैं ट्रॉमा, आपके आते हैं इंजुरीज, ठीक है? इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर में इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर में, अच्छा ठीक है, फिर से हम लोग कॉज बताते हैं। तो कॉज दो तरह के हैं, पहला है जेनेटिक फैक्टर, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के अंदर में बेसिकली प्रॉब्लम होता है आपके जीन के साथ, आपके क्रोमोसोम के साथ, ठीक है? और इसका एग्जाम्पल आपके दिमाग में बस यहाँ पे अभी याद रखना, हम लोग पढ़ेंगे। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज एक्चुअली पैथोलॉजी का ही सिलेबस है, जेनेटिक्स का सिलेबस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज जेनेटिक एब्रीविएशंस लाइक द एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, ऑल थिंग्स वी विल कवर। बट फॉर अ व्हाइल यू जस्ट कीप इन योर माइंड दैट जेनेटिक डिसऑर्डर इज जस्ट हैविंग द प्रॉब्लम विद द क्रोमोसोम और हैविंग द प्रॉब्लम विद द जीन। गॉट इट? एंड द वेल नोन एग्जाम्पल इज योर सिकल सेल अनीमिया। Got it? Then you have the what is called as the Down syndrome, and you have the Klinefelter syndrome. No problem. Thalassemia, there are many more. No problem. Now coming to the environmental factor, just leave the genetic factor. Genetic जितने भी फैक्टर इसको छोड़ के आपके सारे जितने भी फैक्टर है वो सब environmental factor है। Extreme temperature, okay, microorganism invasion, got it? Autoimmune diseases, these all are called as the environmental factors. No problem. So this is about the etiology and the cause of disease. Now just go with the next slide. Yeah, here we are. Now we are at a point where we can study about the branches, because एक क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने ब्लूप्रिंट रिव्यू कर रहा था इस स्लाइड को बनाने से पहले, तो उसमें मैंने देखा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो मैंने देखा तो बोला यार क्या ही है ये, तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी एक्चुअली नहीं है, बिकॉज उसमें क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज पैथोलॉजी एंड क्लासिफाई देयर ब्रांचेस। यू विल शॉक्ड हाउ मच मार्क दैट वाज द 5 मार्क। what is pathology and classify the branches, that's all. That's why exclusively for you guys I included this thing in my slide, that is called as the branches of pathology. So first thing you should keep in your mind that pathology is actually a branch of medical science. Pathology is itself a branch of, you can say, medical science. It means this is the wrong statement. This is not a branch. Actually in the exam, okay, examiner asked called that this is a branch, but actually it is not a branch. It is called as the subdivision of pathology. What it is called as, just correct it guys.
it is called as the, okay, this is called as the subdivision. This is called as the subdivision. Write it down. Called as the subdivision of pathology. Subdivision of pathology. And what are the subdivision? The first is called as the cytopathology. Now just split the word. Cyto, what it is? It is a cell. Pathology, what it is? Disease. So सेल के अंदर में जो भी बीमारी होता है उसको एक ब्रांच के, एक पार्टिकुलर सब डिवीजन पैथोलॉजी के अंदर में स्टडी किया जाता है, जिसको हम लोग साइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या क्या सेल के अंदर में बीमारी होता है, तो सेल मर जाता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश, कॉल्ड एज द सेल सुसाइड। यू नाउ गॉट इट माय पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द एपोप्टोसिस। गॉट इट? नाउ द अनदर डिजीज इज necrosis, apoptosis, cell you can say the hydrophobic growth, metaplasia. Got it? Then called as the metaplasia. Then there is something called as the then there is a called as the cell swelling. So these are the basically small changes in the cell, and which we are going to study under the one separate subdivision or so called as the branch of pathology, that is called as the cytopathology. So cytopathology के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं किस किस चीज़ के बारे में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग स्टडी करते हैं, क्या करते हैं इसमें? एपोप्टोसिस। ठीक, दूसरा स्टडी करते हैं नेक्रोसिस, हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं इसके बारे में सेल स्वेलिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं साइटोपैथोलॉजी के अंदर में, या अनदर हम लोग इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया, बेसिकली कॉल्ड एज द नियोप्लेजिया और न्यू सेल ग्रोथ। ओके, न्यू सेल ग्रोथ। अंडरस्टैंडिंग? नो प्रॉब्लम। दैट इज कॉल्ड एज द साइटोपैथोलॉजी। इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी। क्योंकि आपको थोड़ा सा 5 नंबर में पूछा है भाई, तो आपको तो थोड़ा सा तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोपैथोलॉजी के अंदर में करते क्या हैं। आप ऐसे करके फ्लो चार्ट बना के रेडिएट कर दीजिएगा, बट यू शुड हैव टू डिफाइन इट। नो, सो साइटोपैथोलॉजी क्या है? एक्चुअली सेल के अंदर में एबनॉर्मेलिटीज। तो एपोप्टोसिस एक तरह का एबनॉर्मेलिटीज है, नेक्रोसिस एक तरह का एबनॉर्मेलिटीज है। ठीक है, इसके बाद न्यूप्लाज्म, न्यू तरह का सेल ग्रोथ होना, ये एक एबनॉर्मेलिटीज है। और सेल का स्वेल कर जाना, उसको फूल जाना, एक्चुअली हाइड्रोट्रॉफिक ग्रोथ उसको बोला जाता है। पानी उसके अंदर में चले जाना, कैसे जाएगा अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब डिवीजन। या नाउ दिस सब डिवीजन इज कॉल्ड एज द क्लिनिकल पैथोलॉजी। थोड़ा सा मोटा हो गया मार्कर, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा है? चलिए, मोटा दिखने में होता है। चलिए, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि जितने भी सारे लैब टेस्ट आपके हैं। ठीक है, अब इतने कोई इसमें बोलने में कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और मेरे को लिखना भी नहीं है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, और मैं भी जानता हूँ थोड़ा मोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर में हम लोग डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस को टेस्ट करते हैं। योर पीसीआर टेस्ट कॉल्ड एज द पॉलीमर चेन रिएक्शन, कॉल्ड एज एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। ठीक, द सीबीसी काउंट, complete blood count, okay, and there are other tests which all are studied under the one separate subdivision of pathology, one separate branch of pathology, and that is called as the clinical pathology. कोई बड़ा तोप नहीं है। चलिए, coming to the another branch of pathology, and it is called as the histopathology. Okay, it is called as the हिस्टोपैथोलॉजी। आप इसमें भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, आप बस इसको वर्ड को ब्रेक कर दीजिए। यू नो दैट हिस्टोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ टिश्यू, इजंट इट? या इट इज a study of tissue. So whatever abnormalities occurring inside the tissue, and which we are going to study under the one separate branch of pathology, and that is called as the histopathology. Now what are those diseases? Actually, necrosis is a broader, necrosis not, you can say, causing disease in a one cell. Yeah, apoptosis can cause a problem with the one cell, but always necrosis causes in the broader cells, okay, or mass of the cell, that is the you can say the tissue. So in the histopathology we are going to study about the necrosis. And you know that diabetes, it's a chronic disease, okay, metabolic disease, you are right. Now the another thing, the main thing which you have to understand here, that in the case of the diabetic there will be, you can say, the smelly, mark my words, because gangrene is in your you can say syllabus. Mark my words, the first thing is there is a color changes due to the hemoglobin breakdown. I am talking about the gangrene, which is studied under the histopathology.
Gangrene, what is happening in the gangrene? There is a color changes, bluish to the black color, and there will be ekdam ganda wala mahak, means smelling, foul smelling. In medical science we are written as a foul smelling. Got it? And in the severe cases there will be a diabetic foot where you are amputating those foot. Okay, और हम लोगों ने अपने क्लिनिकल, यू कैन से क्लिनिकल में देखा है कैसे पाँव को काटा जाता है. ओके, सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट इन द हिस्टोपैथोलॉजी बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द abnormalities in the tissue. No problem. Now my friends, coming to the another branch, and it is a very serious branch because it's a forensic branch. Here there will be a coming the police आएगा, वो चेक करेगा. ठीक है, क्या चेक करेगा? तो क्रिमिनल एक्टिविटी, डिस्प्यूट केसेस. ओके, वेयर देर विल बी यू कैन से पापा मम्मी कौन है ये पता नहीं है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? जेनेटिक एनालिसिस. अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिमिनल एक्टिविटी, क्लू खोजना है. ठीक है, सीआईडी में एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर करते हैं लैब में कुछ, वो क्या है? वो बेसिकली स्पेशलिस्ट एंड दे आर कॉल्ड एज द फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट. या आई फॉरगेट टू मेंशन वन थिंग. The person who study the pathology, a doctor or a scientist who study the pathology, they are called as the pathologist. They are called as the pathologist. So person who are going to study about the criminal activity, okay, and investigating the, you can say, evidences, biochemical evidences, they are called as the forensic pathology. Now coming to the another branch. Yeah, I'm going slow. Okay. I will fast myself. Yeah. Dermatopathology. Now just keep in your mind, derma word is used for the skin. Dermatology is basically a study of skin. So dermopathology is basically a study of skin disease. फटाफट, no problem. मैं ज़्यादा दिमाग नहीं आप लगाऊंगा आप लोगों का. Coming to the another branch called as the hematopathology. Hem word is for the blood. All the blood disorder is, you can say, studied under this branch, separate branch. Yeah. Coming to the neuropathology, all the nervous system diseases are, you can say, studied under the neuropathology. Yeah. ओके, साइड द वन एग्जाम्पल. फटाफट एक एग्जाम्पल बताइए न्यूरोपैथोलॉजी का. यू कैन से मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस. ठीक है, दीज आर समथिंग कॉल्ड एज द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. गॉट इट? सो दीज ऑल डिजीज पैथोलॉजीज बेसिकली वी आर स्टडिंग अंडर वन सेपरेट ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी एंड दैट इज कॉल्ड एज द न्यूरोपैथोलॉजी. नो प्रॉब्लम. फटाफट कमिंग टू द सर्जिकल पैथोलॉजी. You know that whenever surgery is performed, there is a higher chance of infection. There is a higher chance of infection. So for management of those infections, we are separately studying one separate branch of, you can say, the pathology, and that is called as the surgical pathology. That is called as the surgical pathology. How many is live, bro? 7. Okay, आप 7 हैं. ठीक है, दुनिया में 7 वो सच्चाई है, कोई बात नहीं है. मैं यही मान के आगे आज बढ़ूंगा. तो एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी. पहला ब्रांच साइटोपैथोलॉजी, दूसरा ब्रांच क्लिनिकल पैथोलॉजी, तीसरा ब्रांच हिस्टोपैथोलॉजी, चौथा ब्रांच फोरेंसिक पैथोलॉजी, पांचवा ब्रांच डर्मेटोपैथोलॉजी, सिक्स्थ ब्रांच हेमाटोपैथोलॉजी, सेवेंथ ब्रांच न्यूरोपैथोलॉजी एंड एट ब्रांच इज सर्जिकल पैथोलॉजी. These are certain selective subdivision of pathology, but my friend, there are enormous amount of, you can say, enormous branches of the pathology, and हम लोग को उतना पढ़ना नहीं, हम लोग का एग्जाम आ गया. चलिए अब आप बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन का. तो ये था क्या? अब यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं. यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे दिमाग लगा के काम करना है. वो था सब डिवीजन. ठीक है, और टाइप्स. क्लासिफिकेशन अलग चीज हो गया. क्लासिफिकेशन, अगर हम पैथोलॉजी को क्लासीफाई करते हैं तो हम लोग 2 भाग में क्लासीफाई करते हैं. ये बड़ा जनरल पैथोलॉजी आपको दिख रहा है और ये छोटा सा सिस्टमिक पैथोलॉजी आपको दिख रहा है. ठीक है, जनरल पैथोलॉजी के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे एक सेल के अंदर में बीमारी हो जाता है, कैसे एक सेल के अंदर में एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, कैसे एक सेल के अंदर में उसके आर्किटेक्चर में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है, कैसे एक सेल के अंदर में जो उसका बायोकेमिस्ट्री है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है. इसको हम लोग स्टडी करते हैं जनरल पैथोलॉजी के अंदर में. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? आपको समझ में आ रहा है क्या? या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद दूसरा ब्रांच है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी. इसके अंदर में हम लोग सिस्टम वाइज डिजीज का अध्ययन करते हैं. मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मीन्स वी आर स्पेसिफिक, वी आर ओनली स्टडिंग अबाउट द हार्ट डिजीजेस. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द GIT डिजीजेस, okay, gastrointestinal diseases, we are specific, we are only considered, we are basically only concentrated towards the GIT.
आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? तो हम लोग का जो सिलेबस है एक्चुअली ये दो भाग में स्प्लिट है। एक में हम लोग को जनरल पैथोलॉजी पढ़ना है, जो आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना भी सारा प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग बेसिकली ब्रॉडर टर्म में सेल इंजरी बोलते हैं, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, यू कैन से गैंग्रीन फॉर्मेशन, got it, and there are so many things, these all are under the general pathology. इसके बाद आते हैं systemic pathology. In the systemic pathology we are studying the disease according to the system wise. तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन की ओर देख लेते हैं। बहुत डेफिनेशन भी थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वी हैव टू राइट द एग्जाम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। So basically a general pathology deals with the mechanism and the characteristics of the disease that affect the body as a whole, Here we are not, you can say, concentrate on one system, whereas in the case of systemic pathology we are concentrated on the one system. Clear? No problem. Now moving to the next slide. Why it is important to study the pathology पढ़ना क्यों importance है? What is the importance of the pathology? Remember, nothing is you can say vestigial in this universe. Okay, everything have their own significance. ये हम लोग का मूर्खता है जो हम लोग को उसके पीछे का ज्ञान समझ नहीं पाते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी महान पुरुष ने बोला था, मैं नाम भूल गया हूँ, बट हर चीज़ के पीछे उसकी कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, और हाँ, कुछ ना कुछ उसके पीछे उसका यू कैन से एबनॉर्मेलिटीज़, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, बट हम लोग को तो अच्छा ही लेना पड़ेगा ना। for our better well-beings we have to, you can say, take only the positive parts. Yeah, so yeah, there is certain positive part associated with the pathology, and what are they? The first thing is, in the pathology, when we have the knowledge, adequate knowledge in the pathology, we have, you can say, we can diagnose the disease accurately. Okay, so for the accuracy in the diagnosis of the disease, this pathology study is very important. Fine. Now another thing is to understand the disease mechanism. If you have the, you can say, knowledge about the pathology, if you know the certain terminology, okay, means if I start talking in a professional pathologist language, that there is a one cell, and in the cell there is a histopathological changes, and that histopathological changes creates one, you can say, the biochemical abnormalities in their cell integrity as well as the certain cell organelles. तो ये सेंटेंस अभी आपको सुनने में थोड़ा awkward लग रहा होगा, बट if you have the knowledge, you can split the terminologies in a fraction of second in your mind if you have the knowledge about the pathology. Got it? And also, if you have the knowledge of the terminology, you can easily interpret the higher scientist, you can say, the articles, the research paper, and thereby you can understand the mechanism. That's the one hand. But another hand is that at a cellular level, there is a changes in the cell. Whenever the cell get injury, okay, there will be a molecular changes inside the cell. For their understanding, there is stepwise changes, that is called as the pathogenesis. We need certain knowledge of the pathology. So pathology is also important from this point of view. Now coming to the guiding the treatment. So for guiding the treatment, okay, we should have, you can say, the adequate knowledge about the pathology. थोड़ा मोड़ा ज्ञान होने से नहीं चलने वाला है, because once you started, you can say, the proper treatment, you can say, like the antibiotic regimen, or you can take you can say the certain other drugs, it means you have the knowledge about the disease. If you blindly go, that will harm the patient. So why it is important to study the pathology? Just because of the three reasons. The first thing is to arrive at an accurate diagnosis, second thing is understanding disease mechanism, and third thing is guiding treatment decision. I hope आप लोग एग्जाम में इसको लिख दीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो आपका दुर्भाग्य है, मेरा इसमें भाई कोई गलती नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स इन द पैथोलॉजी। सो मेथड इन द पैथोलॉजी मीन्स कि पैथोलॉजी के अंदर में हम लोग कौन कौन सा मेथड को उपयोग करते हैं सेल के अंदर में, जो भी इंजुरी हुआ है, जो भी चेंजेस हुआ है, उसको देखने, समझने, सुनने के लिए नहीं, सुन सकते हैं, या ऑस्कल्टेशन is there in the part of the physical examination. So actually for the method in the pathology there are only the 4 broader method. Okay, हम लोग को 4 ही पढ़ना है क्योंकि एग्जाम आ गया है, तो बहुत सारा, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको 4 पढ़ना है। पहला पढ़ना है हमको नेक्ड आई एग्जामिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज, या माई फ्रेंड्स, आप नंगी आंखें से क्या देख सकते हैं, वीडियोस नहीं, आप तो हमको देख ही रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आप अपने
सेल के अंदर में जो जो चेंजेस आ रहा है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नेक्ड आई एग्जामिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिजिकल एग्जामिनेशन, नो प्रॉब्लम। और हम लोग नर्सिंग में खूब सारा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। वी आर एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ examining a patient physically. Yeah, it's basically you can say the part of the nurse, you can say the nursing diagnosis. So physical examination, that is also called as the naked eye examination. What we are here doing, हम लोग देखते हैं सेल के अंदर में, ठीक है। हम लोग सेल के अंदर में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है ऊपर से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस लाइक द एडिमा फॉर्मेशन, हम लोग ऐसे उसको प्रेस करके चेक करते हैं एडिमा को। इसके बाद हम लोग कुछ लेजन हो गया, कुछ पस फॉर्म हो गया। तो ये सारा जो एग्जामिनेशन है ये एक टाइप है पैथोलॉजी में, एक मेथड है जिसको बोला जाता है नेक्ड आई एग्जामिनेशन, नो प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द लाइट माइक्रोस्कोपी, कमिंग टू द लाइट माइक्रोस्कोपी। तो लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, तो माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर में माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोस्कोप के सहायता से हम लोग उस चीज़ को देखेंगे जो हमारा नेक्ड आई नहीं देख सकता। वी नो दैट वी हैव अ लिमिटेड विजुअल रिजोल्यूशन इन आवर आईज, वी हैव अ लिमिटेड विजुअल रिजोल्यूशन इन आई। हम लोग लाइक हर एक माइक्रो चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रो चीज़ को देखने के लिए हमें एक एपार्टस, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इसको देखना ज़रूरी है। और मेरे दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, वो ये है कि आप लोग ध्यान दे दीजिए माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि आप क्योंकि स्टडी कर रहे हैं पैथोलॉजी का, तो मे बी इट कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर में कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मीन्स रेलिवेंट क्वेश्चन ही आते हैं, बट यू हैव एटलीस्ट द नॉलेज अबाउट द माइक्रोस्कोप। तो पहला जो आपका वो ये आपको जानना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप के अंदर में क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर में एक आर्म होता है, ठीक है, एक नोज पीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उसके बाद दो स्टेजेस होते हैं, एक डायफ्राम होते हैं, एक कोर्स एडजस्टमेंट होता है जिसके द्वारा आप फाइन एडजस्टमेंट जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, एक लाइट सोर्स होता है और एक बेस होता है जिस पे रख के आप लोग स्लाइड को स्टडी करते हैं। फाइन, नो प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द अनदर another method of the in the pathology, another method in the pathology is called as the इम्यूनोकेमिस्ट्री। इम्यूनोकेमिस्ट्री के अंदर में बेसिकली हम लोग एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन करवाते हैं। द एग्जांपल इज द एलाइजा टेस्ट। नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। माइक्रो एनाटॉमी, बेसिकली हम लोग जीन को देखते हैं, हम लोग क्रोमोसोम को देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। दीज आर कॉल्ड एज द मेथड्स इन द पैथोलॉजी। वंस अगेन क्विकली, नेक्ड आई एग्जामिनेशन ऑल्सो कॉल्ड एज द फिजिकल एग्जामिनेशन, देन वी हैव द लाइट माइक्रोस्कोपी, yeah, then we have the immunochemistry, and then we have the electron microscopy. These are the methods in the pathology. It is very important. Also you can say already asked in the previous Rajiv Gandhi University examination. No problem. Now अब यहाँ से थोड़ा आप सीरियस हो जाइए, ठीक है? थोड़ा सा सीरियस इसलिए हो जाइए बिकॉज यहाँ से अब हर एक टॉपिक, हर एक स्लाइड 5 नंबर के लिए है। मैंने इसको एक्सक्लूसिवली इसीलिए डिज़ाइन ही किया है इस स्लाइड्स को, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द सेल इंजुरी, ओके, एंड इन्यूमरेट द इटियोलॉजीज। इन्यूमरेट द इटियोलॉजीज मतलब कि सेल इंजुरी क्या होता है और उसके क्या क्या इटियोलॉजी हैं। ये 5 नंबर में ऑलरेडी पूछा गया है पहले से ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेल इंजुरी क्या है? इंजुरी इन द सेल, दैट्स ऑल। या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा हंसना चाहिए, आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, दौड़ते रहिए, बट अभी आप पढ़ते रहिए। चलिए, तो सेल इंजुरी के अंदर में बेसिकली होता क्या है, तो सेल के अंदर में इंजुरी हो जाता है, ठीक है। तो सेल क्या होता है पहले आपको ये जानना है, क्योंकि आप अगर बेसिक सेल का एक बार रिव्यू ले लीजिएगा तो जब मैं आपको मतलब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जैसे कि एपोप्टोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, तो मैं कुछ बातें बोलूँगा उसमें, तो आपको तुरंत क्लिक करेगा। तो आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल फर्स्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दीवार उसके ऊपर घेरा है, जिस दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिमेंबर, व्हेनेवर एनी पैथोलॉजीज, whenever any cell injury occurring in the cell, there will be a changes in this cell membrane. क्या क्या changes आता है? तो भाई साहब, ओके, स्लाइड भाग गया, कोई बात नहीं है। आपको जानना यहाँ पे ये एक चीज़ पड़ेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 चीज़ होता है, या तो आपके जो सेल वाल है वो रप्चर कर जाएंगे मेरे दोस्तों। ये जो सेल वाल आप देख रहे हैं, मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ये रप्चर कर जाएंगे और इसके अंदर में पानी, इसके अंदर में आयंस, ये सारे घुस जाएंगे और सेल ब्रस्ट हो जाएगा।
सेल मर जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस, इन्फ्लामेशन हो जाएगा आपको, ठीक है। एक प्रोसेस ऐसा होता है या एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसके अंदर में आपके सेल सिकुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द श्रिंकेज ऑफ द सेल, ओके, जिसे हम लोग एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो कहने का मोटा मोटी मतलब ये है मेरा कि सेल के अंदर में जब कभी कोई इंजरी होता है तो दो तरह के मेजर चेंजेस सेल के पहले ऑर्गेनेल्स, पहले कवरिंग पे आता है, या तो वो रप्चर कर जाएगा और इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा, विच इज अ हॉलमार्क characteristics of necrosis. Are you getting my points? Yeah. Whereas in the apoptosis there will be a no rupturance of the membrane, there is a shrinkage of the membrane, okay, and that's why they will not produce any kind of inflammation. So apoptosis is also called as the silent death. It's a programmed cell death. It is basically celled on mercy to having the suicide. फटाफट, no problem. Yeah, fine. मिटा दो इस सब को, भगा दो इस सब को, आ जाओ थोड़े से मोटा मोटी और थोड़ा बात कर लेते हैं। तो खाली तो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन तो बस खाली कवरिंग है, लेकिन ये मेजर चेंजेस इसके अंदर में डिजीज में आता है। इसके अलावा आपके पास सबसे बड़ा हथियार जो है, सबसे बड़ा लोहा जो है वो है न्यूक्लियस। यू नो दैट द ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में ये सारा प्रोग्रामिंग किया गया है कि एक्चुअली एक सेल कैसा होगा, क्या वो फंक्शन करेगा, सारा इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस के अंदर में एक्चुअली है क्या जो इतना गाइड कर रहा है, तो आपके जेनेटिक मटेरियल है, आपके डीएनए है, ठीक है। तो जब कभी भी सेल के अंदर में डिजीज आता है तो सेल न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है, ये भी अपना छोड़ देता है, माइंड भाग गया। अब माइंड भाग गया, सेल लापरवाह, लापता, क्या हो गया सेल को कुछ पता ही नहीं उसको क्या करना है। अब सेल तो मरेगा ही, तो मरेगा तो अपने ही नहीं मरेगा, दूसरों को लेकर डूब रहा है यहाँ पे। क्योंकि सेल इसलिए लेके डूब रहा है क्योंकि उसका ब्रेन साइड से हट गया है। So and this disappearing of the nucleus is called as the karyolysis. Okay, this is called as the karyolysis. Fade away, nucleus fade away. धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। This is the hallmark, another hallmark characteristics of necrosis. You should write it down. ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बस समझिए कि जब कभी सेल के अंदर में प्रॉब्लम होता है तो बस सेल मेम्ब्रेन रप्चर और यू कैन से श्रिंक नहीं कर जाता है, उसके ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेन गायब हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी जब रेडिएशन का अटैक पड़ता है तो क्या हो जाता है, उसके अंदर में म्यूटेशन हो जाता है। सेल भूल जाता है कि उसको क्या काम करना है, उसको एक्चुअली लीवर के अंदर में रहना था, उसको ग्लूकोज सेक्रेट करना था जो कि बीटा सेल है। बीटा सेल का न्यूक्लियस रेडिएशन को लेके भूल गया, उसने इंसुलिन देना ही छोड़ दिया। अब इंसुलिन देना छोड़ दिया, पेशेंट को डायबिटीज हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो देयर विल बी द मेन थिंग विच आई एम हैमरिंग इन योर माइंड इज दैट there will be a changes in the cell membrane, there will be a changes in the cell nucleus. No problem मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है क्या? नींद आ रहा है क्या? 11:24 हो गया है, बहुत लंबा लाइव जाने वाला है। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, जो मेजर चेंजेस आता है, मैं मेजर चेंज का बात करूँगा, मैं आप सब नहीं समझाऊंगा। अब आते हैं हम लोग लाइसोजाइम पे। हम लोग जानते हैं कि लाइसोजाइम के पास कुछ ऐसे पावरफुल एसिडिक एंजाइम है जो अगर बाहर रिलीज हो गया तो सबको इधर उधर फेंक देगा, सबको मार देगा, इवन अपने सेल को मार देगा। और यही होता है नेक्रोसिस के अंदर में। नेक्रोसिस के अंदर में एक्चुअली यही चीज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके राइबोसोम में चेंजेस आते हैं, ठीक है, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत भयंकर चेंजेस आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो बोलता है कि मैं अब कोई एटीपी प्रोड्यूस ही नहीं करूँगा, जाओ तुम लोग मर जाओ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया फूल जाता है। समझ रहे हैं क्या? तो मेरी दीदी भी जुड़ गई है, थैंक यू दीदी। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, वो फूल जाता है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग मेजर अगर मोटा मोटी बात करते हैं तो एक्चुअली सेल के अंदर में होता क्या है, तो सेल के अंदर में पहला चीज़ जो हो रहा है वो सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस आ रहा है। क्या हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर में चेंजेस आ रहा है, या तो सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर रहा है या फिर उसका श्रिंकेज हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा जो उसके न्यूक्लियस जो ब्रेन है वो गायब हो रहा है, या फिर उसका दिमाग मतलब वो सटक रहा है, मीन्स वो अपना काम करना छोड़ रहा है। डेट इज कॉल्ड एज बेसिकली द mutation in the genetic material. In the medical terminology we are referring this you can say माथा भसिया जाना is as a mutation of the cell nucleus, no problem. इसके अलावा
जो पावरफुल एंजाइम है जो कि एक्चुअली दूसरे टॉक्सिन्स को मारने के लिए है, वो जब कभी सेल इंजरी होता है तो वो अपने अंदर ही छोड़ देता है, जिसके कारण एक्चुअली एसिडिक है। लाइसोसोम के अंदर में जितने भी एंजाइम है उसको बोला जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट देयर पीएस इट्स द हाईली यू कैन से द एसिडिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये बाहर भी निकलेंगे, अंदर भी, बाहर को भी सफा चट, अंदर को भी सफा चट, ठीक है। तो ये था आपको नॉर्मल। अब ये चीज़ सब होता क्यों है, ये चीज़ सब होता क्यों है? तो पहला हाइपोक्सिया, आर यू इज इट विजिबल टू यू? या सो इट इज कॉल्ड एज द हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया आपको पता है ऑक्सीजन का कमी हो जाना, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ही नहीं बनाएगा, सेल के अंदर में इस्कीमिया हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इस्कीमिया हो गया, सेल धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इट्स एंड अप विद द नेक्रोसिस, इट्स एंड अप विद द necrosis. Getting the point? Then there will be a certain immunological reaction. If your own cell are taking, or else you will get exposed by certain powerful microorganisms like the viruses. कुछ बैक्टीरियल डिजीज आप लोग हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, बट कुछ बैक्टीरियल डिजीज भी आपसे हैंडल नहीं हो पाता, किसी से भी हैंडल नहीं हो पाएगा, बिकॉज whenever any foreign things, हम लोगों के अंदर में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो अपना पराया को जानता है, ओके, सेल्फ एंड यू कैन से सेल्फ रिकॉग्निशन एंड फॉरेन पार्टिकल recognition, that is called as the immunity. So whenever there will be a, you can say, welcome of any foreign particles, our cells, immune cells get triggered and there will be a immunological reaction, and sometimes this immunological reaction is so, you can say, intensive, so you can say the dangerous, that it can damage their own cell, and that is, you can say, one of the cause of the cell injury. No problem. Now talking about the physical agent, there is no fun to telling about the physical agent. Physical agent में actually होता क्या है? तो अगर आप ऐसे उंगली रख के किसी हीट ऑब्जेक्ट पे रखते हैं तो वहाँ का सेल अगर बहुत देर तक रह गया, पक जाता है, पस फॉर्म हो जाता है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, वहाँ पे भी आप टिश्यू को डैमेज, सेल को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग क्या डाल रहे हैं? तो आप लोग टॉक्सिन्स डाल रहे हैं, रेडिएशन डाल रहे हैं, इस सब के कारण भी क्या हो रहा है, तो सेल के अंदर में प्रॉब्लम हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल एजेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट के अंदर में भाई साहब आपके पेस्टिसाइड्स, आपके हर्बिसाइड्स, ठीक है, आपके आप सुने होंगे साइनाइड पॉइजनिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? सो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कैन कॉज द इंजुरी। What kind of injury? Cell injury, my friends. Yeah. Then there is something called as the nutritional deficiency. If your cell need a constant, steady supply of glucose. मैं एक ही का भी बात करूँगा, बहुत सारा एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स चाहिए सेल को चलाने के लिए, बट मैं एक ही का बात करता हूँ जिसका नाम है ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज एडिक्वेट अमाउंट में अगर आप नहीं देते हैं सेल को, ठीक है, तो सेल के अंदर में क्या हो जाएगा? मेरा आवाज़ क्या जा रहा है आप लोगों को? मेरा आवाज़ जा रहा है क्या? यस, अगर जा रहा है तो आप लोग एक बार थम्स अप का साइन भेज दें, ओके। तो इसे हम लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बोलते हैं। और इसके बाद आपके सबसे खतरनाक चीज़ जो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन से सेल इंजुरी कॉज करते हैं, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट बोलते हैं। इसके अंदर में आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, प्रोटोजोआ एंड मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो अगर इस स्लाइड को हम लोग कंक्लूड करें तो आपको यहाँ से मात्र 3 चीज़ को समझना है। पहला चीज़ ये समझना है कि सेल इंजुरी का मतलब इंजुरी इन द सेल, ठीक है, और ये इंजुरी होने से जो सेल के ऑर्गेनेल्स है लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, या जस्ट जूम इट या वॉच, इट्स कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन स्वेलअप हो जाना, रप्चर कर जाना, माइटोकॉन्ड्रिया का यू कैन से स्वेलअप कर जाना, न्यूक्लियस का गायब हो जाना या डिसफंक्शनल हो जाना, लाइसोजाइम का ब्रस्ट हो जाना, राइबोसोम का ब्रस्ट हो जाना, ये सब के कारण क्या हो जाता है, तो सेल के अंदर में इंजुरी हो जाता है। ये सब क्या है, तो एक्चुअली एबनॉर्मेलिटीज है सेल के साथ। ये करते कौन कौन है? तो ये हाइपोक्सिया कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एजेंट कर सकते हैं, केमिकल एजेंट कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कर सकते हैं, और बायोकेमिकल एजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं ये स्लाइड सब भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या ठीक है, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। चलिए, तो इतना तो आप समझ गए। आप एक चीज़ आप मेरे दोस्तों आपको यहाँ से ये भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट दैट क्रूशियल पॉइंट इज़, या सो वो क्रूशियल पॉइंट ये है कि जो सेल इंजुरी है, ये तो मैंने मोटा मोटा बोल दिया कि सेल इंजुरी है, बट ये सेल इंजुरी कभी कभी ठीक भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक सेल को हम लेते हैं और उसको हम लोग इंजर्ट करते हैं, नॉट इंटेंसली, इफ़ अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली तो कोई नहीं अपने आप को हार्म करना चाहेगा, ओके।
but unfortunately if their cell get, you can say, injured by any of those mechanisms, either the hypoxia or immunological reaction or so called as the biological agent or whatever, the main thing is cell get injury, then that injury is not only sufficient to understand the, you can say, disease mechanism. You have to understand one thing is that कि ये डिपेंड करता है, यू कैन से, सिवियरिटी पर, ठीक है, सिवियरिटी ऑफ इंजुरी पर, कि कितना सीवियर रूप से सेल इंजर्ड हुआ है. इफ देर विल बी अ माइल्ड इंजुरी, नाउ जस्ट फोकस ऑन द स्लाइड माय फ्रेंड्स. If there is a mild injury, okay, cell goes in the one state and that is called as the reversible injury. Means cell can get back in their normal state. cell वापस से अपने नॉर्मल स्थान पे जा सकता है, हंसी खुशी रह सकता है. ये होता है माइल्डर इंजुरी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? बट कभी कभी जो इंजुरी होते हैं ये ये बहुत डेंजर होते हैं, ठीक है, ये बहुत सीवियर होते हैं, जिसको हम लोग सीवियर इंजुरी बोलते हैं, सिंपल. और ये इरिवर्सिबल होते हैं, मीन्स इसके बाद सेल का मरना तो फिक्स है, कोई उसे बचा नहीं सकता है, दुनिया का कोई ताकत बचा नहीं सकता है एक्सेप्ट द गॉड. या भगवान बचा सकते हैं, भगवान उसे जरूर बचा सकते हैं. तो बेसिकली इफ यू टॉकिंग अबाउट इन द मेडिकल लैंग्वेज, देन whenever any noxious substance, okay, insert the cell will end up with the two things. If there will be a higher severity of those, you can say, the injury, then cell will goes in such a state where they can bounce back again they're in normal state. That is called as the reversible injury. In other hand, we have the one class of, you can say the injury that is called as the irreversible injury, where cell will go into a certain stage where they will never ever come back in their normal state and cell will die. So सेल इंजुरी दो टाइप का, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. हम लोग को जो एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरली अगर दिमाग में रखना है तो वो हम लोग को रखना है सीवियर इंजुरी. वो क्या रखना है हम लोग को? सीवियर इंजुरी. और मैं अभी आप लोग को यही बताऊंगा बिकॉज इट्स अ लेट नाइट. आई होप आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं या अभी भी जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं है, आप जब तक जुड़े रहिएगा मैं तब तक पढ़ाते रहूँगा. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. या okay, no problem. Now coming to the what we are discussing, the irreversible cell injury. तो irreversible injury का मैं जब बात करता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा पहले ही में हेडिंग में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया था कि दो तरीके का होता है. एक को हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस और एक को बोलते हैं एपोप्टोसिस. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड, ओके. और आप आज से आप कभी मत भूलिएगा, आप ये याद रखिए कि जो एपोप्टोसिस होता है ये सेल का अपना मर्जी होता है, अपना चॉइस होता है कि भाई साहब मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मुझे मरने दो. सेल ऑन सुसाइडल मर्सी, सेल ऑन सुसाइडल मर्सी. एंड देयर विल बी वन फैसिनेटिंग सेंटेंस इज गिवन about the apoptosis, and that is called as the programmed cell death. Okay, if cell become the non-functional, if there will be any problem, any injury happening in the apoptosis, सेल मर जाते हैं बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि उसके जो और भी नेबर सेल है वो मरे, वो सिर्फ अपने आप को मार देते हैं. प्रोग्राम्ड सेल डेथ. इट मीन्स कि एपोप्टोसिस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक या छोटे से क्लस्टर ऑफ द सेल में ही होता है, ठीक है. और दूसरा ये कैसा, ये सेल का यू कैन से मरने का एक टाइप है, और ये सेल का मतलब बॉडी का एक यू कैन से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम लोग एपोप्टोसिस डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज ही रात करेंगे, एक ही स्लाइड के अंदर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा आते हैं नेक्रोसिस. नेक्रोसिस ऑलवेज पैथोलॉजिकल, ठीक है. नेक्रोसिस के बारे में अगर आपको एक चीज़ याद रखना और कुछ भी नहीं याद रखना, वो ये आपको याद रखना है कि नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल ही होता है. ये नॉर्मली हमारा सेल पागल नहीं है कि वो यू कैन से मरने के लिए इस मैकेनिज्म इस पाथवे को चुनेगा, नेक्रोसिस को नहीं. क्योंकि नेक्रोसिस हमेशा मास ऑफ द सेल में होता है, बहुत सारे सेल को लेके डूब जाता है, अकेला नहीं जाता है. और ये बहुत सारे को लेके तो जाता ही है और पीछे से ये भी चीज़ छोड़ जाता है कि और भी सेल मरते रहे. मीन्स ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और एपोप्टोसिस के अंदर में कोई इन्फ्लामेशन नहीं है. इसीलिए एपोप्टोसिस को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली साइलेंट प्रोसेस. व्हाट इट इज कॉल्ड एज द इम्यूनोलॉजिकली साइलेंट प्रोसेस. कोई इम्यून रिएक्शन नहीं होने देता है. नेक्रोसिस के अंदर में ये रिएक्शन होता है, ठीक है. और ये सब जितना भी बात है कि स्ट्रेस हो गया, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एट्रोफी क्या होता है, तो ये लोग हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे क्या होता है. कुछ तो होता ही है, दिया तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा भाई. चलिए थोड़ा आप लोग पानी पी लीजिए, थोड़ा माथा रिफ्रेश करिए
ठीक है, माथा रिफ्रेश करिए और आप पहुंच जाइए अपने आप एपोप्टोसिस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, मैंने बहुत ही प्यार से स्लाइड को बनाया है, उसमें मैंने सारे बात को रख दिया है। तो पहला, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक ही सेल मल रहा है और वो भी ख़राब सेल मल रहा है, तो आपको तो थोड़ा ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, फ्री में ही तो नहीं। आप सिलेक्टिव होइएगा अपने लाइफ में। आपको अगर आपको सिलेक्टिवली यू कैन से रहना है अपने लाइफ में, देन यू शुड यू हैव सर्टेन यू कैन से यू हैव टू एक्सपेंड बेसिकली। सो यहाँ पे सेल अपने करेंसी खर्च करते हैं, एटीपी खर्च करते हैं और सेल को मरने देते हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि ये चुपचाप मर जाते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को जाके जगाते नहीं हैं। दे विल नॉट वेक अप आवर यू कैन से नॉकिंग द यू कैन से इम्यूनोलॉजिकल डोर, ओके, दे आर नॉट यू कैन से नॉकिंग द इम्यूनोलॉजिकल door, fine. So this is, that's why they are called as the immunologically silent process, no problem. Now ये जो एपोप्टोसिस होते हैं, ये हमारे दोनों कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए और हमारे डिजीज को भी मेंटेन करने के लिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि हेल्थ को बनाने में ये कैसे मदद करते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब एक्चुअली हम लोग पैदा कैसे हुए हैं, तो हम लोग स्पर्म और एग के द्वारा फर्टिलाइज होते हैं, दोनों फर्टिलाइज करते हैं, यूनाइट करते हैं एक्चुअली, और एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट एक सक्सेसिव क्लीवेज फॉर्म करता है और एक बेसिकली एक यू कैन से मास बनाता है, जिसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं। तो एम्ब्रायो एक्चुअली कैसा होता है, तो एम्ब्रायो एक्चुअली अनडिफ्रेंशिएटेड मास है, लाइक ऐसे थोड़ा सा एक मोटा ले लीजिए आप, ठीक है, ये हो गया आपके एम्ब्रायो। लेकिन हम लोग को तो नाक मुंह जितना भी हमको हमारे बॉडी स्ट्रक्चर उसको एक आकार देना है, तो आकार देने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो आकार देने के लिए हम लोग को थोड़े थोड़े सेल को मारने पड़ेंगे। जैसे कि अब हमें यहाँ पे फिंगर्स बनाने हैं, तो थोड़े सेल फिंगर्स के डिजिट्स बनाने हैं, तो यहाँ के थोड़े सेल को मारने पड़ेंगे। तो आप कैसे मारिएगा, एपोप्टोसिस प्रोसेस के द्वारा मारिएगा। गॉट इट? So in the medical language, what is called in the formation of during the embryogenesis, okay, at a organogenesis level, we need elimination of certain cell in order to form a body structure. So for that purpose, apoptosis you can say serve a apoptosis is doing a fantastic role. Are you getting the points? No problem. So it explains why apoptosis is important to maintain the health. Apart from it, अगर आपके शरीर में सेल हमेशा जिंदा ही रहे तो क्या होगा। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक आप अगर यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। आप गाड़ी को ले सकते हैं, नया गाड़ी लेते हैं, उसको आप चलाते हैं एंड इट विल गिविंग द यू कैन से द अमेजिंग माइलेज, ऑल द साउंड्स एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट आफ्टर हैविंग सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड दे विल स्टार्ट शोइंग सर्टेन काइंड ऑफ यू कैन से चेंजेस। तो सेल के साथ भी वही यू कैन सेल भी आपका मैकेनिक्स पे वर्क करता है, फिजिकल मैकेनिक्स, यहाँ पे भी फिजिकल लॉज सेल्स के साइटोलॉजी जो है बेसिकली उस पर भी एप्लीकेबल हैं। तो सेल के अंदर में होते क्या है, तो चेंजेस आते हैं, तो आप हमको सेल को मारना है, रिप्लेस करना है, रीजनरेशन बेसिकली करना है। तो उस टाइम पीरियड पे भी एपोप्टोसिस अपना रोल अदा करता है। और अगर ये चीज़ नहीं हो तो क्या हो जाएगा, ट्यूमरोजेनेसिस, ट्यूमर का फॉर्मेशन। Are you getting my points? So why it is important in the disease? It's explained why it is important in the disease, and there are so many explanations. But you just keep in two thing in your mind that apoptosis is important in the health. Apoptosis is also important in the disease. Now, okay, थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा हमको लग रहा है, हाँ, इतना ऊपर उठा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बस अपने दिमाग में यहाँ पे आप लेके चलिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। दिख रहा है क्या? इट्स नॉट विजिबल, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ से विजिबल है आपका, यहाँ पे 1 मिनट के लिए बस इसका स्टेज समझ लीजिए। तो 2 तरह के स्टेज होते हैं, ठीक है, 2 तरह के स्टेज होते हैं एपोप्टोसिस के। एक के अंदर में सेल डेथ होता है, दूसरे अंदर में जो सेल डेथ मर जाते हैं उसको हटाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल एलिमिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल एलिमिनेशन। अब होता कैसे है, अभी हम लोग बस समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। चलिए आप समझिए। पहले एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसके अंदर में इंजरी हुआ और ये श्रिंक करना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया, फिर इतना श्रिंक हो गया कि इसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गए हैं, ठीक है, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गए हैं, आपके इसके बाद क्या बोलते हैं, जितने भी सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक राइबोसोम, न्यूक्लियस, सब क्या हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, फिर ये छोटे छोटे बॉडी में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग एपोप्टोटिक बॉडी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपोप्टोटिक बॉडी बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? या जिसको हम लोग एपोप्टोटिक बॉडी बोलते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। ये एपोप्टोटिक बॉडीज एक्चुअली मैक्रोफेज इसको खा जाते हैं और एपोप्टोसिस प्रोसेस खत्म हुआ। मीन्स एक सेल आया, उसके अंदर में एक इंजरी हुआ, वो थोड़ा सा श्रिंक कर गया, ठीक है। ये आपको स्टेप वाइज पैथोजेनेसिस लिखना पड़ेगा। अगर एपोप्टोसिस से अगर 5 नंबर में पूछ दिया जाए तो आपको स्टेप वाइज उसको लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? या तो पहला बात आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है, तो सेल थोड़े से कंडेंस्ड हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसके अंदर में ब्लैबलिंग हो रहा है, मीन्स देयर विल बी अ फर्दर कोलैप्सिंग, further shrinkage, and at a one time it will get fragmented, okay, called as the disintegration. There is one standard term called as the disintegration of the you can say swelled or you can say shrinkaged cell, fine। और इसको फिर हमारे मैक्रोफेज जो फेगोसाइटोसिस सेल इसको खा जाते हैं और ये साइलेंटली हो जाता है, कहानी खत्म। यही था एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे साथ अभी 3 आदमी जुड़ के हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या हम लोग क्लास को अभी बाइंड अप कर दें, कुछ स्लाइड्स हैं अभी, या फिर कंटिन्यू रखें। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं आप लोगों का, आप लोग फटाक से हमको जवाब दीजिए चैट में कि क्लास को कंटिन्यू रखना है या फिर क्लास को यहाँ से बाइंड अप कर दिया जाए, कल के लिए छोड़ दिया जाए। 3 आदमी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। आई थिंक ये 3 आदमी बहुत पढ़ने वाले 2 आदमी है अभी एक्चुअली जुड़े हुए हैं। अब हमें मैसेज के मीडियम से बता सकते हैं, चैट के मीडियम से, कि क्या अभी के क्लास के लिए हम लोग यहीं पे बाइंड अप कर दे क्लास, या इसको कंटिन्यू रखें। अगर आप एक आदमी भी बोलिएगा हाँ तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, नो प्रॉब्लम। टाइम अभी आपको 11:43, 12 बजने वाला है। कल संडे है तो अभी आप लेट नाइट स्टडी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप हमें बता सकते हैं। अभी भी 2 आदमी जुड़े हैं मेरे भाई साहब, बताइए। डोंट वेस्ट द टाइम, टाइम इज़ अ प्रेशियस, या टाइम इज़ अ प्रेशियस। बताएं हमें क्लास को कंटिन्यू रखना है या बाइंड अप कर दिया जाए। क्लास को बाइंड अप कर दिया जाए, चालू रहने दें, बाइंड अप कर दिया जाए या चालू रहने दें। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग जो पढ़े हैं उसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और आज के लिए आई थिंक यहीं पे रहने देते हैं। शायद आप लोग का भी दिमाग काम करना बंद कर दिया है, आप लोग सोना चाहते हैं, बिकॉज कंटिन्यू, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नाउ आई हैव टू कंटिन्यू, आई हैव टू कंटिन्यू। ओके 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 ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, फाइन। चलिए, तो हम लोगों ने एपोप्टोसिस पढ़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नेक्रोसिस के बारे में। हम लोग नेक्रोसिस के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग जैसे बताया कि कभी भी सेल के अंदर में अगर कोई इंजरी होता है तो वो 2 तरह के पाथवे को चूज़ करता है, या तो वो एपोप्टोसिस चूज़ करता है या फिर वो नेक्रोसिस को चूज़ करता है। तो एपोप्टोसिस के अंदर में बेसिकली ये पॉजिटिव थिंग है और हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया कि क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्रोसिस के अंदर में, ये भी 5 मार्क्स में आने की हायर प्रोबेबिलिटी इसका है, ठीक है। 5 नंबर में इसको अभी भी पूछा जा सकता है। तो नेक्रोसिस के अंदर में क्या होता है, आप वर्ड को पकड़िए, एन, नेक्रोसिस, ठीक है। ये हमेशा पैथोलॉजिकल होते हैं, पहली बात। ये कोई हमारे डिजीज़ को मेंटेन करने में हेल्प नहीं, सॉरी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करते हैं। ये जब कभी होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि शरीर के अंदर में कोई ना कोई खतरनाक बीमारी है। नेक्रोसिस को मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमनली जो हम लोग क्लिनिकल एक्सपोजर में देखते हैं वो है डायबिटीज़। अपार्ट फ्रॉम द डायबिटीज़ देयर आर सो मेनी अदर डिजीजेज जिसके अंदर में ये नेक्रोसिस होता है। इसके अंदर में क्या क्या होता है मैं आपको पहले ये बता दूं। तो नेक्रोसिस के अंदर में सेल के अंदर में सीवियर इंजरी होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और एक सेल के अंदर में नहीं होने वाला है, ये हमेशा बहुत सारे सेल के अंदर में होगा, बहुत सारे सेल। अब जैसे इस डायग्राम को आप एक बार जस्ट फॉलो कर लीजिए, पहले मेरा बात सुन लीजिए फिर मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत सारे यू कैन से सेल के अंदर में होता है। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर में, तो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो ब्रस्ट कर जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है, मतलब सेल का ब्रेन गायब हो गया, ठीक है, और सेल का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग था जो उसको घेर के रखा था मेम्ब्रेन वो गायब हो गया। अब सेल नंगा पुंगा, सेल इज नेक्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वो आप प्रॉन हो गया, ठीक है, वो आप कभी भी मर सकता है, ठीक है, और अकेले नहीं मरता है, बहुत सारे चीज़ को लेके मरता है। यही प्रोसेस को हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं ना। अब हम ऑथेंटिकली बात करते हैं कि एग्जाम में हम लोग लिखेंगे क्या। सो फॉर अबाउट द नेक्रोसिस, इट इज अ सीरीज ऑफ व्हाट इट इज अ सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल जैसे आप लोग सेल के जो ऊपर के जो आर्किटेक्चर है, जो सेल की बनावट है उसमें चेंजेस आना, ठीक है।
इन अ लिथली इंजर्ड सेल, इन द लिथली इंजर्ड सेल, मतलब कि सेल के अंदर में बहुत भयंकर वाला यू कैन से चोट लग गया है, सेल को बहुत भयंकर वाला इंजुरी हो गया है। नॉर्मल इंजुरी नहीं है, ये भयंकर वाला इंजुरी है। और इसके अंदर में क्या होता है, सीरीज, मतलब ये एक ही स्टेप में नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप है आप जस्ट इस डायग्राम को फॉलो कीजिए। तो होता क्या है, तो आपको ये प्यारा सा आप एक सेल को देख रहे हैं और उसके नीचे आप ये देख रहे हैं कि इट इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल। मार्क द वर्ड्स माय फ्रेंड्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज द ऑलवेज पैथोलॉजिकल। ठीक है, और इसके अंदर में हो क्या रहा है, तो सेल इनलार्ज हो रहा है जब कभी कोई टॉक्सिन्स, कोई भी इटियोलॉजिकल एजेंट लाइक हाइपोक्सिया हो गया, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया शरीर में घुस गया और उसने कोई अपना टॉक्सिन्स छोड़ दिया, कोई एंटीजन छोड़ दिया, सेल के ऊपर वो एंटीजन चला गया, तो उसके कारण होता क्या है, तो सेल इनलार्ज हो जाते हैं, सेल थोड़े से मोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेल इनलार्ज, ये सेकेंड स्टेप है। ठीक है, इनलार्ज हो गए, उसके बाद क्या होगा, तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या होगा। वहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे जो चीज़ हो रहा है वो ये हो रहा है कि सेल वाला आप यहाँ पे देख रहे हैं फट रहा है, मीन्स देयर विल बी अ रप्चरेंस, देयर विल बी अ रप्चरेंस। और अगर रप्चरेंस हो गया सेल मेम्ब्रेन का, मीन्स सेल जो अब सेल मेम्ब्रेन है उसका इंटीग्रिटी, जो उसका आर्किटेक्चर है वो मेंटेन्ड नहीं है, मीन्स इसके अंदर में आप कुछ कुछ चीज़ें घुस सकता है, मीन्स देयर विल बी अ सम सर्टेन यू कैन से सब्सटेंसेस दैट कैन विल बी यू कैन से इफ्लक्स इनसाइड द सेल। एंड व्हाट आर दोज सब्सटेंसेस, इट कैन बी, या इट कैन बी इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम और अमाउंट में सेल के अंदर में चले जाएंगे, पोटेशियम और अमाउंट में सेल के अंदर में चले जाएंगे, और ये सब जाके ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं क्या क्या, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है, तो ये सबको जाके डिस्टर्ब कर देता है। आप जानते हैं कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में प्रॉब्लम हो जाए तो एनर्जी ही बनना बंद कर देगा, ये फूल जाता है एक्चुअली, जब इसके अंदर में पानी, आयंस ये सब चले जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया फूल जाता है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। आप एक टर्म लिख सकते हैं कि ये गायब होने का जो न्यूक्लियस ये बहुत स्टाइलिश होता है, 3 तरह से गायब होता है। ठीक है, 3 तरह से गायब होता है। एक को बोलते हैं कैरियोरैक्सिस, सेल्स विल न्यूक्लियस धीरे धीरे गायब हो जाता है। दूसरा को बोलते हैं कैरियोलाइसिस, वो टूट जाता है न्यूक्लियस। तीसरे को बोलते हैं पिकनोसिस, सडनली गायब हो जाता है। ये 3 चीज़ है, पिकनोसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोरैक्सिस। दीज आर द फैशन, दीज आर द स्टाइल ऑफ द सेल न्यूक्लियस बेसिकली टू गो अवे। न्यूक्लियस के मरने का ये 3 स्टाइल है, मतलब ये भी स्टाइल मारते हैं, और ये स्टाइल कब मार रहे हैं वो भी आपको नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पे, जब उसको डिजीज हो गया है, बीमार हो गए हैं। अब ये स्टाइल मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब तो हो गया, सेल के अंदर में पानी उनी सब घुस गया, इलेक्ट्रोलाइट घुस गया, सब चीज़ घुस गया। इसके अंदर इसके बाद जब ये फुल हो जाएगा सेल, तो इसके अंदर में भी तो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर में भी तो फ्लूइड है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स, एनर्जी, एटीपी सब है, वो सब लीक आउट हो जाता है बाहर। तो अब एक डिजीज सेल में से चीज़ें सब बाहर निकल रहा है। और मैंने आपको शुरू में ही सेल का स्ट्रक्चर जब समझाया था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आपके पास लाइजोजाइम है, और लाइजोजाइम के अंदर में हाईली डेंजरस एंजाइम सब यू कैन से कंजर्व्ड है। तो अगर वो बाहर आएगा तो बाहर के सेल को भी तो मारेगा। वाई नेक्रोसिस इज कॉल्ड एज ऑलवेज अकरिंग इन द मास ऑफ द सेल, जस्ट बिकॉज कि एक सेल में जब इंजुरी होता है तो बहुत सारे सेल का वाट लगा देता है, बहुत सारे सेल का वाट लगा के रख देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ द कंटेंट। नो प्रॉब्लम। नाउ अब कंटेंट बाहर आएगा, दूसरा जो हेल्दी सेल है उसके पास जाएगा, तो वो सब तो ऐसे चुपचाप तो रहने वाला नहीं है, उसके पास भी हथियार है, सामान है, वो अपना हथियार निकालना स्टार्ट करता है। उसके पास क्या हथियार है? उसके पास हथियार है उसके इम्यून सेल, उसके पास हथियार है उसके मैक्रोफेजेस, उसके पास हथियार है उसके मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट बेसिकली, WBC फाइट कर देंगे। तो जैसे ही फाइट करेंगे तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब इन्फ्लामेशन जो हो गया और न्यूक्लियस डिजेनरेट हो गया, तो अब यहाँ से बचने का भाई साहब कोई उपाय नहीं है। सेल को तो पक्का पक्का मरना है, खुद भी मरो, 10 को लेके भी डूब के मर जाओ। नो, अब हम लोग थोड़ा सा ऑथेंटिक, थोड़ा सा लैंग्वेज में बात करते हैं कि एग्जाम में हम लोग क्या लिखेंगे। तो एग्जाम में सबसे पहला चीज़ जो हम लोग लिखेंगे वो ये कि व्हाट इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बेसिकली ए सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन अ लिथली इंजर्ड सेल, इन अ लिथली इंजर्ड सेल। नाउ the another thing which we will write in the exam is that there will be a uncontrolled cell death। यहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितना सेल मरेगा,
मरते ही रह जाएगा, अगर इलाज नहीं होगा तो मरते ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो तो इम्यूनोलॉजिकली साइलेंट था अपना भाई, अपना एपोप्टोसिस, लेकिन ये गाली नहीं देना है, गाली नहीं देना है, ऑनलाइन क्लासेस है, प्यार से बातें करना है। इसके अंदर ये इम्यूनोलॉजिकली वायलेंट है, समझ रहे हैं ना आप, ये इम्यूनोलॉजिकली वायलेंट है, ये साइलेंट नहीं है, ये वायलेंट है। और जो सबसे बड़ा हॉलमार्क ऑफ दिस नेक्रोसिस इज व्हाट, इट कॉजेज द या इट प्रोड्यूसेस द इन्फ्लामेशन। ठीक है, स्टेप क्या है, तो इंजुरी आया सेल के अंदर में, पहला स्टेप सेल मोटा गया, सेल इनलार्जमेंट, तीसरा सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद कंटेंट उससे लीक हो गया, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप इन्फ्लामेशन कॉज कर दिया, सिक्स स्टेप उसका न्यूक्लियस गायब हो गया, सेल मर गया, नस्तो नाबूद हो गया। लेकिन मेरे भाई साहब आपको थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, वो ये चीज़ है कि टाइप ऑफ द नेक्रोसिस, क्योंकि 5 नंबर में आएगा भाई साहब, तो आपको तो इतना ही कंटेंट लिख दीजिए, इतना तो आप 4 पेज में इसको बना के लिख सकते हैं, लेकिन आपको टाइप एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइप क्या क्या है वो मैं आपको बता दूँ। आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, या दिख रहा है ना, दिख रहा होगा पक्का, आईपैड पे हम लोग पढ़ रहे हैं यार, दिखना चाहिए भाई साहब। चलिए, तो टाइप ऑफ द नेक्रोसिस में पहला टाइप जो आपको याद रखना है वो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, दूसरा है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है, तीसरा है कैसियस नेक्रोसिस, चौथा है गैंग्रीन नेक्रोसिस, पांचवा है फिब्रिनॉइड और छठा है फैट। आप इसको आप बस याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप याद करके दिमाग में रख लीजिएगा, और इसके अंदर में कुछ कुछ होता है, लेकिन आप अगर इसको नहीं भी डिफाइन करिएगा तो चलेगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है, 5-7 दिन है, तो आप बस टाइप याद कर लीजिए, ये मैकेनिज्म जरूर याद रखिएगा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। सब चीज़ आप भूल जाइए, कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सब तो, लेकिन आप इसके टाइप्स को मत भूलिएगा। ठीक है, टाइप्स को आप हमेशा इसको याद रखिएगा। चलिए, हो गया, बहुत ज़्यादा बात हो गया नेक्रोसिस के बारे में, वैसे भी डेंजरस है, इसका कोई काम नहीं हमारे अंदर, इसको भगाइए, इसको भगा दें, पक्का कोई दिक्कत नहीं, भगाओ इसको, जाओ भाई साहब तुम। अब बात करते हैं कि सेल डैमेज, वो था सेल इंजुरी, ये है सेल डैमेज, मीन्स उसके अंदर में मरना तय है, इसके अंदर में मरना तय नहीं है, इसके अंदर में सेल के अंदर में चेंजेस आएगा। ठीक है, कैसा कैसा चेंजेस आएगा अब लोग हम लोग आप उसको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई साहब क्या क्या हो सकता है सेल के अंदर में। कुछ नहीं होगा, जो जितने भी सारे एजेंट्स थे, जैसे कि हाइपोक्सिया हो गया, रेडिएशन हो गया, यू कैन से बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गया, वो सब क्या करते थे, तो सेल को इंजुरी करते थे। तो अगर यहाँ पे अगर वो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वो कम अमाउंट में, लेज़र अमाउंट में अगर सेल को इंजुरी पहुँचाते हैं, डैमेज करते हैं, तो वो सेल के अंदर में कुछ कुछ चेंजेज आएगा। क्या क्या चेंजेज आएगा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहला चेंजेस जो कि बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है, वो चेंजेस आएगा। ठीक है, वो चेंजेस आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रॉफिक स्वेलिंग। पानी भर जाएगा सेल के अंदर में, सेल फूल जाएगा, पहला ये चेंजेस हो गया। दूसरा, सेल के अंदर में फैट डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, हार्ट के केस में मायोकार्डियल के ऊपर में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, आपके ब्लड वेसल उसमें फैट का डिपोजिशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोटिक प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, हो जाता है भाई, कैसे होता है वो सब कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, बट हो जाता है। ये सब तो थोड़ा थोड़ा सेल को आप इरिटेट कर रहे हैं ना, अब ज़्यादा तेल खा रहे हैं, ज़्यादा फैट खा रहे हैं, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको हो जाएगा, आगे जाके ये बीपी कॉज कर देगा, थोड़ा सा नहीं, वो डेंजर है भाई, इसको आप बचा के रखिए। ठीक है, अपना अपना बचा के सब आदमी रखिए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि और क्या हो जाएगा, तो सेल थोड़ा सा एट्रोफी हो जाएगा, सेल में के साइज में श्रिंकेज हो जाएगा। अगर थोड़ा अमाउंट में आपको डेंजरस सेल को अगर चोट पहुंचता है तो श्रिंकेज कर जाएगा, एट्रोफी हो जाएगा। या सेल के अंदर में अगर हम लोग रेडिएशन देते हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर में मेजर चेंजेस आ सकता है। मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब जो सेल को नॉर्मल काम करना था वो एबनॉर्मल काम करने लग जाएगा, कम अमाउंट में अब हार्मोन एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देगा, करेगा ही नहीं। अब बात कर लीजिए डायबिटीज़ का, क्या होता है उसके अंदर में, 2 टाइप, टाइप 1 टाइप 2, दोनों इंपॉर्टेंट है अपने हमारे एग्जाम के लिए। टाइप 1 के अंदर में क्या होता है, टाइप 1 के अंदर में यही चीज़ सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो बेसिकली सेल डैमेज में आपको यही चीज़ याद रखना है कि जो सब्सटेंस हायर इंजुरी वहाँ पे सेल इंजुरी कॉज कर रहे थे, वो अगर थोड़े अमाउंट में अगर सेल को करते हैं तो सेल के अंदर में बेसिकली हाइड्रोट्रॉपिक स्वेलिंग होगा, पानी भर जाएगा, फैटी चेंज हो जाएगा, फैट का डिपोजिशन, एट्रोफी, उसके साइज में श्रिंकेज हो जाएगा और रेडिएशन हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो ये था सेल डैमेज के बारे में। ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, सब 5 नंबर में पूछ लेगा तो भाई 2 नंबर में क्या पूछेगा, बहुत सारा कंटेंट है। हाँ, अब पाँव देखिए,
देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। आप नर्स हैं, हम भी नर्स बनने वाले हैं, डॉक्टर बनिएगा। डॉक्टर आदमी सब भी मेरा लेक्चर देखता है, थोड़ा मोड़ा देख लेता है। छोटा मोटा साइंटिस्ट हूँ भाई साहब मैं, ऐसे ही मेरे को हल्के में मत लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हल्के में हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गैंग्रीन को पढ़ते हैं हम लोग। तो गैंग्रीन एक्चुअली नेक्रोसिस का ही कॉम्प्लिकेशन है, कुछ नहीं है। नेक्रोसिस का ही क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है कि बहुत दिन तक आपके शरीर के अंदर में अगर नेक्रोसिस रहेगा तो क्या हो जाता है, तो जो सेल जो आप देख रहे हैं, पाँव को देखिए, बात छोड़िए उतना, पाँव को देखिए, उसके जो कलर में चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ के हीमोग्लोबिन मर जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, कैसा, ब्लैक कलर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, ब्लूइश टू ब्लैक, थोड़ा थोड़ा येलो भी है, ठीक है। ये पस है। तीसरी बात, ये जो है ये थोड़ा स्मेल करने लगता है, फाउली स्मेलिंग इसको बोलते हैं, महकने लग जाता है, गंध करने लग जाता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है गैंग्रीन का, ठीक है। ये क्यों होता है, जब नेक्रोसिस बहुत समय तक रहे और बैक्टीरिया घुस जाए उसमें जाके। तो बैक्टीरिया अगर भाई साहब घुस जाएगा उसके अंदर में जाके, तो अगर बैक्टीरिया घुस जाएगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा। वो क्या करेगा, तो वो अपना कुछ एंजाइम को सेक्रीट कर देगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, इतना छोटा सा है, वो क्या ही कर लेगा भाई साहब, कुछ नहीं करेगा। उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव, यू कैन से द गुड इम्यून पावर, कुछ नहीं कर सकता है ये सब, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ कर देता है। यहाँ पे गैंग्रीन कर रहा है, तो हो रहा क्या रहा है, तो नेक्रोसिस के अंदर में बैक्टीरिया घुस गया, उसने अपना कुछ एंजाइम सेक्रीट कर दिया। वो एंजाइम क्या कर दिया, तो कुछ कुछ गैसेस बनाना स्टार्ट कर दिया। वो गैसेस एक तरह का स्मेल छोड़ता है और आरबीसी को ब्रेक डाउन कर देता है। वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहिए तो लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं यही बात हिंदी में बोला हूँ, अंग्रेजी में मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंग्लिश में। चलिए ये था गैंग्रीन। आपको यहाँ पे इसका टाइप याद रखना, और टाइप बहुत ही हल्का है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। बस ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन, इतना याद रखना है। गैंग्रीन हो गया आपका खत्म, नो प्रॉब्लम। हम लोग धीरे धीरे अब क्लास ख़त्म होने की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा खुश रहिए। हाँ आई नो टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, सब चलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग नियोप्लेजिया का। मेरे दोस्तों नियोप्लेजिया इम्पॉर्टेंट है 2 सब्जेक्ट के लिए, 3 सब्जेक्ट के लिए एक्चुअली। पहला आपका AHN एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, दूसरा जेनेटिक्स और तीसरा पैथोलॉजी इटसेल्फ। ये तीनों चीज़ में आपको नियोप्लेजिया पढ़ना है। और मैं आपको अभी जस्ट एक ग्लैंस दे देता हूँ। नियोप्लेजिया एक्चुअली आगे जाके अगर कुछ करता है तो वो कैंसर कर देता है, ठीक है। तो नियोप्लेजिया होता क्या, आप वर्ड को तोड़ दीजिए, आपको लिखा दिख रहा है डिस्प्ले पे, क्या दिख रहा है कि नियो मीन्स न्यू और प्लेजिया मीन्स फॉर्मेशन, न्यू सेल फॉर्मेशन, ठीक है। 2 तरह के न्यू सेल फॉर्मेशन, एक ऐसे जिसको हम लोग बेनाइन बोलते हैं, और एक ऐसे जो फॉर्म होते हैं और अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह भी जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड दिस टेंडेंसी टू स्प्रेड इज कॉल्ड एज द मेटास्टेसिस। दैट इज कॉल्ड एज द मेटास्टेसिस व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछा क्या गया था हम लोग को उसमें, तो आपको टर्मिनोलॉजी ऑब्जेक्टिव के लिए भाई साहब पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आप कर सकते हैं, आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी दिमाग में रहना चाहिए। पहला नियोप्लेजिया, क्या, न्यू सेल फॉर्मेशन। दूसरा हाइपरप्लेजिया, मल्टीपल सेल फॉर्मेशन, ठीक। दूसरा हाइपोट्रॉफी, इनलार्जमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। पैथोलॉजी का मतलब समझिए गए, पैथोलॉजिस्ट का मतलब समझ ही गए, नेक्रोसिस का मतलब समझ ही गए, गैंग्रीन का मतलब समझ ही गए, एपोप्टोसिस समझ ही गए आप। इतना तो ऑब्जेक्टिव में अगर ये सब पूछ देगा, टाइप्स अगर पूछते हैं, टाइप्स आप याद रखिएगा सबका, कोई दिक्कत नहीं। पूछा था 5 नंबर में क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने एक्सक्लूसिवली एक स्लाइड इंक्लूड किया है। वो पूछा था कि राइट डाउन और डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कैंसरस सेल एंड नॉर्मल सेल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कैंसरस सेल एंड नॉर्मल सेल। देखिए भाई साहब क्या क्या चेंजिंग होता है। पहला तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है आपके शेप में। हमेशा जो हमारा नॉर्मल शेप है, सेल है, उसका हमेशा एक प्रॉपर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए पेट का शेप क्यों ऐसे जे शेप है, बिकॉज उसको उस तरह के कार्य करने हैं। वो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप हमेशा याद रखिए कि जितने भी ऑर्गन है उसको एक स्पेसिफिक शेप मिला गया है। अगर उसके शेप के साथ खिलवाड़ होगा तो अपना एबनॉर्मल काम करना स्टार्ट कर देगा। तो होता क्या है, तो कैंसर सेल में, कैंसर जब कभी होता है तो सेल में इरेगुलर शेप हो जाता है। वहीं जो नॉर्मल सेल है उसका शेप रेगुलर रहता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंजेस आता है वो है उसके ग्रोथ में, ठीक है। जो हमारा सेल है वो नॉर्मली ग्रोथ करता है, लेकिन कैंसर में कोई आपको एस्टिमेट नहीं है कि हाँ नॉर्मली ग्रोथ करेगा, इतना ही ग्रोथ करेगा, नहीं, वो कितना भी कर सकता है,
समझ पा रहे हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन। वेन एवर कैंसर अपीयर इट विल यू कैन से लूज द कॉन्टैक्ट। जनरली हम लोग के जो सेल होते हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे एक तरह के सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और सबके अंदर में गपशप आई मीन कन्वर्सेशन होता रहता है, ठीक है। लेकिन जब कभी कैंसर होता है तो ये जो कन्वर्सेशन का मैकेनिज्म इसको ब्रेक डाउन हो जाए, और इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा ये सारे चेंजेस आप देख लीजिए। कैंसर सेल को खाना थोड़ा कम चाहिए, इसीलिए ये ज़्यादा दिन तक टिकता है। इसके बाद और भी बहुत सारा चेंजेस होता है, आप इस स्लाइड के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आप ये भी देख लीजिए कि कैंसर दो तरह का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। एक नहीं, एक अपने जगह पर ही कन्फाइंड है, दूसरा देखिए बहक रहा है, दूसरी जगह पे जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तीसरी हम लोग बात करते हैं नियोप्लेजिया एंड ऑन्कोलॉजिकल पैथोलॉजी। इसके अंदर में कुछ चीज़ें हो रहे हैं, स्लाइड विजुअल नहीं है बट देखिए ध्यान से तो आपको एक पता चलेगा कि सेल के अंदर कैंसर कैसे होता है। तो बहुत सारा कारण, लेकिन एक मोटा कारण आप पकड़ के चलिए। आपको अगर कैंसर का इटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी लिखना है तो थोड़ा सा आपको इसका एक मोटा कारण लेके चलना पड़ेगा। तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैंसर के जो जो सेल है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर में ब्रेन है, उसके अंदर में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए है। तो जब कभी भी कोई रेडिएशन आता है वो क्या करता है, डीएनए के अंदर में म्यूटेशन कॉज कर देता है, मीन्स उसके अंदर में चेंज, सडन चेंज कर देता है। उसके कारण जो उसका सेल का ग्रोथ है उसमें हाइपर एक्टिविटी हो जाता है, जिसको हम लोग हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद वो जो हाइपरप्लेजिया है वो इरेगुलर शेप के हो जाते हैं, उसको हम लोग डिस्प्लेजिया बोलते हैं। और ये धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेते हैं और कभी कभी ये कैंसर इन्वेसिव हो जाते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर पैथोलॉजी। दैट्स ऑल, दैट इज़ अबाउट द नियोप्लेजिया। अब इसको आप लोग छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमारे पास अब 2 ही 3 स्लाइड है, 29 स्लाइड दिख रहा है बट इतना मैंने बनाया नहीं है। मैं जो मेन इंपॉर्टेंट था मैंने उसको ही कंसिडर करके आगे बढ़ा है। चलिए, वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग 5 नंबर में पूछ गया। कितना बार पूछा है इसका कोई ठीक नहीं है, मेरे को भी नहीं पता कितने बार पूछा है, बट ये 2-3 बार पूछ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। और ये भी कोई बड़ा तोप नहीं है, इसको भी समझने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। घाव होता है ये सबको पता है, घाव होगा तो सेल इंजरी होगा, सेल इंजरी होगा तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस होना पक्का है, ठीक है। तो चलिए, होता क्या है, तो जब कभी भी चोट लगता है या कुछ होता है तो उसके अंदर में, आपके अंदर में एक मैकेनिज्म है जिसको बोला जाता है हीमोस्टेसिस। मीन्स आपको पता है कि आपको अगर कट लगता है तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग नहीं हो सकता है। देयर विल बी अ कोगुलेशन ऑफ ब्लड जस्ट बिकॉज ऑफ द सम कोगुलेटिव प्रोटीन्स कॉल्ड एज द फिब्रिन एंड देयर विल बी अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म कॉल्ड एज द कोगुलेटिक पाथवेज। नो नीड टू डिस्कस। यहाँ पे हम लोग को बात क्या करना है, तो बात ये करना है कि पहला स्टेप में ब्लड का स्टॉपेज होता है, दैट इज कॉल्ड हीमो। यही स्टेप आपको बस याद रखना है दिमाग में और कुछ नहीं। पहला स्टेप में ब्लड का थक्का बन जाना, रुक जाना, जिसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द हीमोस्टेसिस। ओके, इसके बाद आपको पता है कि इंजुरी तो हो गया भाई साहब, नेक्रोसिस हो गया। नेक्रोसिस तो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा ही, वो अकेले तो मरने वाला है नहीं, 4 को लेके मरेगा। तो सेकेंड स्टेप इन्फ्लामेटरी। अब इन्फ्लामेशन तो हो गया, लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं वुंड हीलिंग। घाव हमेशा तो नहीं रहेगा, ठीक है, हाँ रहता है। इन द केस ऑफ डायबिटीज देयर विल बी अ गैंग्रीन फॉर्मेशन, घाव जल्दी हील नहीं होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल अगर वुंड हीलिंग का हम लोग बात करते हैं तो इन्फ्लामेशन तो होगा ही। उसके बाद क्या होगा, तो जो सेल जो है वो अपने अंदर में इम्यूनिटी लाएगा और वो प्लोरिफरेट करेगा। बेसिकली यहाँ पे फाइब्रोसाइट्स आते हैं आपके, ठीक है, और वो एक फाइब्रस डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देते हैं और देयर विल बी अ स्कार फॉर्मेशन, देयर विल बी अ स्कार फॉर्मेशन, ठीक है। एक तरह का वाइटिश अपीयरेंस वो टिश्यू के अंदर में ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद ला दिया तो थोड़ा तो हील हो ही गया, तो दाग तो रह जाएगा, इसीलिए इसको बोला गया है रीमॉडलिंग, फिर से मॉडल करना। लेकिन एक्चुअली परफेक्ट तो नहीं कर पाता है, बट सम एक्सटेंड कर देता है। तो यहाँ पे आपको वुंड हीलिंग में बस खाली आपको स्टेप यहाँ पे दिमाग में रख के चलना, बाकी आप लिखिए। व्हाट इज वुंड हीलिंग? इट इज अ sequential process by which wound get healed. No problem. There are 4 main step involved in the wound healing. First one is called as the hemostasis, ठीक है, ब्लड का रुक जाना. Second step is called as the inflammatory stage. Third step is called as the proliferative stage, and fourth stage is called as the remodeling stage. नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई साहब, मेरे दोस्तों। चलिए इसको छोड़िए, भगाइए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो ये वुंड हीलिंग है ये सब में इस पर कॉन्स्टेंट नहीं है, ये सब में एक ही तरह से वुंड हीलिंग नहीं होता है। आपके 2 दोस्त हैं, दोनों को एक ही टाइम में एक ही चीज़ से एक ही अमाउंट में मारा जाए, दोनों के अंदर में इंजुरी होगा, ठीक है, दोनों के अंदर में होगा। एंड
बट दोनों का घाव एक ही समय पर नहीं भरेगा, कुछ कुछ उसमें टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है एज पे, अगर पेशेंट ज़्यादा बूढ़ा है या ज़्यादा बच्चा है, wound healing will take time. It will depends upon the nutrition, which type of nutrition patient is taking. Okay, there are certain classes of nutrients which help in, you can see, in the rapid wound healing. Okay, and there are certain food that there are certain category of food which will, you can say, prolong the time of wound healing. जनरली एडवाइस किया जाता है ना कि आप केला मत खाइए, मीठा चीज़ मत खाइए. वाई? जस्ट बिकॉज द wound healing is specific. It also depends upon the nutrition. Yeah. Then talking about the health condition, if patient is having the, you can say, diabetes, or if patient is having certain, you can say, viral or bacterial disease, it will take time to heal the wound, or there will be a higher chances of the infection. And if there will be already an infection in the patient, it will take time to heal the wound. So there are basically the four things. There are four factors which play a huge role in order to heal the wound. So what are they? The first one is called as the age, second one is called as the nutrition, third one is called the health condition, and fourth one is called as your infection. याद रहेगा क्या आपको मेरे दोस्तों? I think याद रहना चाहिए. नहीं याद रहेगा तो भाई साहब लॉस हो जाएगा. लॉस हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद ही नहीं रहेगा तो लॉस हो जाएगा ना. कभी कभी होता है, चीज़ें इंसान पढ़ता है भुला जाता है, लेकिन रिवीजन से चीज़ें याद रहती है, एज आई एम अंडरस्टैंडिंग. ओके, नो प्रॉब्लम. हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं. हाँ चलिए, आई थिंक हम लोग तो फिनिश कर चुके हैं, तो थोड़ा हम आपके सिलेबस को दिखा देते हैं कि हम लोगों ने आपको पढ़ाया क्या. तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए क्या क्या मैंने आपको पढ़ा दिया. तो बेसिकली हम लोग ने पैथोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर उठाया था, ठीक है, उठाया था. तो उसके में कुछ कुछ पढ़ भी तो लिए थे. तो क्या पढ़े हम लोगों ने पढ़ा कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा कि पैथोलॉजी क्या होता है. इसके पिता कौन थे? रुडोल्फ बिचरो. क्यों कहा गया था पिता? क्योंकि इन्होंने सेल थ्योरी दिया था, दैट ऑल द सेल्स, ऑल द न्यू सेल्स इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब कि जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द सेल थ्योरी, एंड इट इज गिवन बाय हुम? रुडोल्फ बिचरो. तो हम लोगों ने इसको इंट्रोडक्शन में पढ़ा था. फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि पैथोलॉजी के अंदर में डिजीज़ को स्टडी करते हैं, उसके इटियोलॉजी को स्टडी करते हैं, स्टेप वाइज चेंजेस, दैट इज कॉल्ड द पैथोजेनेसिस एंड सो ऑन. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज डिजीज, बेसिकली डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉर्मल फिजियोलॉजी. गॉट इट? नो प्रॉब्लम. फिर हम लोगों ने डिजीज़ को क्लासीफाई कर दिया था 4 भाग में. ठीक है. पहला इन्फ्लामेटरी, दूसरा डिजीज़ क्या था? ऑटोइम्यून डिजीज, तीसरा डिजेनरेटिव. वेरी गुड. चौथा जो था वो था या ऑटो इम्यून डिजीजेस. नो प्रॉब्लम. नाउ उसके बाद हम लोगों ने डिफाइन किया था कुछ कुछ टर्म पैथोलॉजी के. हम लोगों ने नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, ठीक है, हाइपोप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, नियोप्लेजिया, ये सब टर्मिनोलॉजी. क्यों मैंने सेपरेट एक स्लाइड क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि अब हम लोग टाइम नहीं था ना, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं डील करूँगा वो सब पॉइंट सब ना, तो उसी में एक्सप्लेन करता जाऊँगा. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने सेलुलर एडेप्टेशन में एट्रोपी पढ़ा. सेल डैमेज में एक्चुअली हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा कि जब कभी सेल के अंदर में इंजरी होता है तो डिपेंड करता है सीवियरिटी पे कि वो किस पाथवे को, या एपोप्टोटिक पाथवे को चूज़ करेगा या नेक्रोटिक पाथवे को चूज़ करेगा. हम लोगों ने दोनों का मेजर लैंडमार्क डिफरेंस भी समझा था. हम लोगों ने हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया देख रहे हैं क्या, सेल इंजरी क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, गैंग्रीन क्या होता है. इसके बाद हम लोगों ने वुंड हीलिंग और ये जो नियोप्लेजिया है इसके बारे में पढ़ा, कैंसर के बारे में पढ़ा. आपका 2 चीज़ मेरे दोस्तों रह गया. क्यों रह गया? क्योंकि इसको आपको हमको पढ़ाना था अच्छे से, और 10 साढ़े 10 बज गया. हम लोग को स्लाइड, ये आज पहला दिन था, सेटअप करने में थोड़ा सा लग गया. हमारे भाई साहब, हमारे दोस्त सब सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया. आई होप कि हम लोग का साउंड आज अच्छा रहा होगा. अगर अच्छा रहा होगा तो प्लीज़ थम्स अप, लाइक का भेज दीजिए. अभी भी 6 आदमी जुड़े हैं. आई एम सरप्राइज. मेरे लिए एक आदमी का जुड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे तो 6 आदमी है. सो इट्स नो प्रॉब्लम. या नो प्रॉब्लम. हाँ, हम लोग कल की क्लास में दूसरा चैप्टर उठाएंगे. ठीक है. उसके अंदर में हम लोग बेसिकली हम लोग जेनेटिक्स कल पढ़ेंगे, बिकॉज जेनेटिक्स भी इम्पॉर्टेंट है. और जेनेटिक्स पहले हम पहला चैप्टर जेनेटिक्स का पढ़ेंगे, और उसी में मैं 2-3 स्लाइड पहले ही बना के डाल लूँगा. किस चीज़ के लिए? तो पहले आपका जो देख रहे हैं ये थ्रोम्बोसिस, इम्बोलिज्म. एक्चुअली मैंने एथेरोस्क्लेरोसिस का आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, ये इडेमा, ठीक है, ये सब भी एक्चुअली सेलुलर प्रॉब्लम ही है. जनरल पैथोलॉजी के अंदर में इसको कंसीडर किया गया है. ठीक है. और एक जो आपका रह गया है वो है इन्फ्लामेशन. ये 2 टॉपिक, इन्फ्लामेशन और सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, ये हम लोग कल के जेनेटिक्स से क्लास में जुड़ेंगे. और कल भी तो छुट्टी है हम लोग का, तो कल नाइट टाइम में हम लोग कोशिश करते हैं जो भी टाइमिंग हो. हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा चैनल है, ठीक है. इसके बाद हम लोग कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है, क्लिनिकल केयर इनसाइड इंस्टाग्राम, क्लिनिकल केयर इनसाइड फेसबुक,
ठीक है, और हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, अपडेट रहिएगा। मैं स्लाइड उसी ग्रुप में शेयर करूँगा। तो अगर आपको नंबर चाहिए तो आप कमेंट में बोलिए, मैं आपको नंबर टाइप करके भेजता हूँ, लिंक भेजूँगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। ये सारे अच्छे अच्छे स्लाइड्स आपको मिलेंगे, इससे आपको क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि एक बार में अभी तो आप पढ़ लिए तो उससे आपको हमेशा दिमाग में नहीं रहने वाला है। समझ रहे हैं ना बात को, थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग रिवीजन चाहिए मेरे दोस्तों। तो रिवीजन के लिए आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आज का क्लास अच्छा रहा। आई नो इट विल टेक द लॉट ऑफ टाइम, बट एग्ज़ाम में तो पढ़ना ही पड़ता है मेरे भाई, रात हो दिन हो कोई बात नहीं। हमको तो तैयारी सब करते करते हमको मेरे दोस्तों को तैयारी करते करते आज 4 घंटा लग गया है। और इस खुशी में हम लोगों ने पनीर बना के खाया है, रोटी खाया, चावल खाया, पनीर खाया, खूब मस्ती किए, एंजॉय किए, ठीक है। ओके, गुड नाइट। 5 आदमी अभी भी जुड़े हैं, आप जाइए मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। ठीक है मेरे भाइयों। दोस्त लाइव स्टॉप कैसे किया जाएगा, आप कर दीजिए जयपाल। ठीक है, बाय बाय, मीट विथ आवर फ्रेंड्स। ओके, जयपाल एंड और सब सो गए हैं, कोई बात नहीं। बाय 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 बाय।